नाम केशव है। सुमित्रा, तुम कहाँ हो? अरे जल्दी से चाय ला दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं कमरे में बैठा हुआ जूते पहनते हुए अपनी पत्नी को आवाज दे रहा था, लेकिन उसके कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा छोटा बेटा, कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो दोनों मेरे बच्चे ही नहीं हैं। मेरा रंग काफी साफ था, मैं बहुत गोरा और हैंडसम था, लेकिन मेरे बच्चों का रंग इतना काला था कि मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती थी। न जाने ऐसा क्यों था। मेरी बेटी, जो मेरे सबसे छोटे बेटे से बड़ी थी, वो अभी तक सो रही थी। उसकी उम्र 5 साल थी। वो अभी तक स्कूल नहीं जाती थी। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवा दूं, लेकिन मैंने सोचा था कि अभी उसकी उम्र थोड़ी और बढ़ जाए तो फिर सोचेंगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसका रंग भी बहुत ज्यादा काला था। मेरे चारों बच्चों का रंग इतना काला था कि मैं अपने सारे सोशल सर्कल में बदनाम होकर रह गया था। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता था कि न जाने मेरे बच्चों का रंग, तो फिर हमारे ये बच्चे इतने काले क्यों थे। कभी कभी यही बात सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में चला जाता था और तरह तरह के ख्याल मेरे आगे आ जाते थे, दिमाग में आने लगते थे। मेरा छोटा बेटा इस समय बिल्क बिल्क कर रो रहा था। वो उठ चुका था। वो 1 साल कभी नहीं हुआ था। अब उसे अपनी माँ की जरूरत थी और उसकी माँ जाने किन कामों में लगी हुई थी। मुझे सुमित्रा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू करते हुए खुद कमरे से बाहर निकल आया था, मगर वो बाहर भी काफी देर तक नहीं रुकी। फिर मैंने किचन का खुला हुआ दरवाजा देखा, तो फिर मैं वहीं पर पहुंच गया था। मैं जानता था कि वो नाश्ता ही बना रही होगी। वो मेरी सोच के मुताबिक जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी। वो बेचारी घर की अकेली औरत थी और फिर उसके लिए लेकिन काम पूरे होते ही नहीं थे। मैं किचन में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी को गुस्से भरी नजर से देखते हुए बोला, सुमित्रा, ये क्या है? अभी तक तुमने मेरा नाश्ता भी तैयार नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचा तो फिर? तो वो कोई जवाब दिए बिना जल्दी जल्दी चाय कप में डालने लगी थी। मैंने उससे दोबारा से कहा, सुमित्रा यार, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अब मेरे पास नाश्ता करने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं किचन से निकलने लगा, तो लेकिन मैंने अपनी पत्नी की आवाज सुनी। मैं रुक गया था। मुझे अपनी पत्नी जान से ज्यादा प्यारी थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और वो मुझसे भी ज्यादा मुझे मोहब्बत करती थी। लेकिन कभी कभी अपने बच्चों की रंगत को देखकर मुझे ऐसे हालांकि मेरी आदत मेरे कमरे में नाश्ता करने की थी। मेरी पत्नी कह रही थी कि मेरे दोनों बच्चे अभी तक गाड़ी में नहीं आए थे, वो नाश्ता ही कर रहे थे। मैं उन्हें आवाज दे रहा था। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर वो भी आ गए थे और पिछली सीट पर बैठ गए थे। तो मैंने गाड़ी घर से बाहर निकाली। हमारे निकलते ही मेरी पत्नी ने दरवाजा बंद किया, तो मुझे एक अजीब सी उलझन होने लगी थी। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि ना जाने क्यों हमारे बच्चे इतने काले थे। ये तरह तरह के ख्याल मुझे सता रहे थे। मैं गाड़ी चलाने के साथ साथ ये भी सोच रहा था, जिसका अभी समय नहीं था। तभी अचानक से एक बाइक वाला सामने से आया और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को। छोटा वाला बेटा तो बहुत बुरी तरह से रोने लगा था, जबकि बड़ा वाला बेटा उसे देखकर हंसने लगा। मेरी भी हंसी निकला था। फिर मैंने उनकी आदुआ को अपने दिमाग से खा दिया, फिर उनकी आदुआ को लवाया और सारा दिन दमदम चालू रहा। ऑफिस में बिजी रहा। मैं जानता था कि यह सब कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। वही खा रात के 8 बजे तक ही घर जाना होगा। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर शाम के 7 बज गए, तो मेरा दिल था कि मैं अभी उड़कर अपने घर को चला जाऊं। लेकिन अभी ऑफिस टाइमिंग खत्म नहीं हुई थी। उस दिन ऑफिस में कोई खास काम भी नहीं था, लेकिन टाइम से पहले जाने की परमिशन भी किसी को नहीं होती थी।
और मैं अपनी मर्जी चलाकर ये नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। मुझे 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही तो ये नौकरी मिली थी जिससे मैं खुशी और पूरे जोश के साथ कर रहा था। इससे पहले भी मैं एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता था और वहां पर मेरी सैलरी भी अच्छी थी। लेकिन इस दौरान मुझे एहसास होता था कि सुमित्रा भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है। हालांकि वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी, मुझे खाना भी टाइम से देती थी, मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी और यहाँ तक कि अपनी सेविंग्स में से वो घर का खर्च भी देती थी। आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वो मुझसे खिंची खिंची रहती है, जैसे वो कुछ करना चाह रही हो और मेरी मौजूदगी में ना कर पा रही हो। लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। फिर जब मेरी नौकरी लगी तो मुझसे भी ज्यादा खुश सुमित्रा दिखाई दे रही थी और उसकी खुशी मुझसे हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैं इस बात को भुला चुका था। मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए लगभग 3.5 महीने हो गए थे। मुझे अपनी सैलरी आने का इंतजार था। मेरी पत्नी के पेट में 60 महीने का बच्चा था और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा भी नॉर्मल ही होगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं होना था। लेकिन फिर भी मैं कुछ पैसे जमा करना चाहता था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर थोड़ा बहुत खर्चा होता है। मेरे पास 3 बेटे और 1 बेटी मौजूद थी। 1 बेटी और हो जाने पर मेरे 5 बच्चे हो जाते। मुझे अपनी पत्नी के डिलीवरी होने का बेसब्री से इंतजार था। मैं देखना चाहता था कि आखिर इस बच्चे की रंगत किस पर जाती है। मेरा फिर जब घड़ी में 8 बज गए तो मैंने सुकून का सांस लिया और गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल आया था। वैसे तो ऑफिस की टाइमिंग शाम 4 बजे की थी, लेकिन मैं डबल शिफ्ट की जॉब पर लगा हुआ था ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। उन पैसों की उसने मुझसे डिमांड तो नहीं की थी। उसने खुशी खुशी उन पैसों को घर पर खर्च कर दिया था। वो बचत के मामले में बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक्स्ट्रा काम करके उसके वो पैसे उसे चुका दूं जो उसकी सेविंग। ये अलग बात थी कि बच्चों की वजह से हर समय ही मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते रहे थे। मैं थोड़ी देर के अंदर ही घर पहुंच गया था। मैं गाड़ी में बैठा हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो अभी तक दरवाजा नहीं खोल रही थी। वो किसी और से फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही मोबाइल पर मुझे ये आवाज सुनाई दी कि आपका डायल किया हुआ नंबर अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, तो मेरा कान खोलने लगा था। ना जाने वो किससे बात कर रही थी कि इसे इतना तक होश नहीं था कि फिर मैं गाड़ी से उतरा और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। लोहे का दरवाजा जोरदार शोर पैदा करने लगा था। फिर 2 मिनट के अंदर अंदर ही उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा कि उसका सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो और गाड़ी घर के अंदर ले आया। मैंने गाड़ी पार की और फिर गाड़ी से नीचे उतर आया। वो कमरे की तरफ जा रही थी। मैंने जब उसे गुस्से से आवाज लगाई, रुको सुमित्रा, तो वो रुक गई थी और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ हाला कि मैं बेवजह गुस्सा नहीं कर रहा था, बल्कि गुस्सा करने की वजह मेरे पास मौजूद थी। मैंने कहा, सुमित्रा, तुम कहाँ पर बिजी थी? मैं कब से दरवाजा बजा रहा था, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही थी। और जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुम्हें शायद उसे फोन पर बात करने में ये महसूस ही नहीं हुआ था कि मैं कॉल कर रहा हूँ। उसने कहा, केशव, क्या मतलब है आपका? मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। मैं तो किचन में काम कर रही थी। मैं खाना बनाने में बिजी थी। इसलिए मेरे आने की मुझे वो कॉल दिखाओ जो उसने न जाने किसको की थी। लेकिन मैंने खामोश रहने ही बेहतर समझा था। मैंने सोचा कि चुपचाप ही इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्या छुपा रही थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा झूठ भी बोला। मुझे अब एहसास हो गया था कि सच में उसे ये पता नहीं चला था कि मैं उस दौरान कॉल कर रहा था, जिस दौरान वो न जाने किससे फोन पर लंबी लंबी बातें कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम उस समय किचन में थी? मैं समझा कि शायद तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी। और फिर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया था, तो वो भी चुपचाप किचन की तरफ चली गई थी। मैं कमरे में गया तो मेरे दोनों बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे।
वैसे तो वो अपने कमरे में ही सोते थे और पढ़ाई भी वही करते थे। अब वो दोनों हम पढ़ाई कर रहे थे और दोनों छोटे बच्चे हमारे पास रहते थे। मैं अपने दोनों बड़े बेटों के पास बैठकर उनकी पढ़ाई वगैरह देखने लगा था। थोड़ी देर के अंदर ही मेरी पत्नी चाय बनाकर ले आई थी। मैंने चाय पी और जो थोड़ी देर पहले हमने इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि वो झूठ ही बोल रही थी, लेकिन क्यों इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं था। इस बात का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी के ही पास था और मेरे सवाल करने पर उसने झूठ बोल दिया था। मुझे इस बात पर काफी अफसोस हुआ था। आखिर मैं कर क्या सकता था? वैसे मैं उसे असलियत दिखा सकता था और बता भी सकता था, लेकिन मैंने खुद ये खामोशी जाहिर कर ली थी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर वो किन कामों में लगी हुई है। मैंने सोचा कि मैं और फिर टाइम से पहले हम घर वापस जा भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मुझे बेसब्री से संडे का इंतजार था। अभी तो ट्यूसडे ही चल रहा था और मैं संडे का इंतजार करने लगा था। मैंने सोचा कि संडे के दिन सारा दिन मैं घर पर ही रहूंगा और अपने घर से निकलकर अपने किसी दोस्त के पास जाऊंगा और ना ही कोई और काम करूंगा, बस अपनी पत्नी के आगे पीछे रहूंगा। देखूंगा कि आखिर वो क्या कर रही है। आज तक तो मुझे ये ख्याल कभी आया ही नहीं था कि मुझे अपनी पत्नी पर नजर भी रखनी। ना मैंने कभी ये सोचा था कि मैं उसका मोबाइल चेक करूं या उस पर नजर रखूं। मगर आज उसके झूठ पर मुझे ये एहसास होने लगा था कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपने गलतियों को सुधारना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मैं कभी भी उसको तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं अपने दिल की गलतफहमियां भुला बैठा था। मैं अपनी पत्नी को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो मेरे लिए मेरी फेवरेट थी, मेरी जिंदगी की इकलौती औरत थी जो मेरे दिल पर छाई हुई थी। मैंने जब ऐसा कहा तो वो खामोश हो गई और बच्चों को कमरे में सुलाने के लिए ले गई थी। मैं जानता था कि उसकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा भी था कि आपकी पत्नी की इस बार की प्रेगनेंसी कुछ अजीब सी है। हालांकि मेरे पर बाहर से कुंडी लगाकर ताला लगा दिया ताकि किसी को ये न लगे कि घर में बच्चे अकेले हैं और सब यही समझें कि घर में कोई भी नहीं है। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वैसे तो वहाँ कोई खतरा नहीं था, बस मैं थोड़ा वहमी टाइप का इंसान था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है सुमित्रा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैंने उसका हाथ थाम लिया था। मेरा एक हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ पर। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया तो मुझे समझ आ गई कि वो मेरी वजह से इस दर्द से गुजर रही थी। वो तो कहती थी कि 4 बच्चे काफी हैं। वो तो 2 बच्चों के टाइम पर भी यही कहती थी कि अब हमारे पास 2 बच्चे हो चुके हैं, बस हम 4 लोगों का परिवार काफी है, हमें आगे और बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। इस इंतजार में मैं बच्चे पैदा किए जा रहा था। मुझे गोरे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ये बात नहीं थी कि ये बच्चे मुझे अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते थे या फिर मैं उनसे प्यार नहीं करता था। मुझे अपने बच्चे पसंद थे, लेकिन लोग कहते थे, कैशव तुम ये बच्चे कहाँ से उठा कर ले आए हो? आखिर ये किसके बच्चे हैं? तुमसे या भाभी से तो मैच नहीं होते। इसलिए मैं सोशल गैदरिंग में अपने बच्चों को ले जाने से बहुत सारे रास्ते यही सब सोचता रहा था। हम अस्पताल पहुंचे तो मेरी पत्नी का चेकअप वगैरह हुआ। डॉक्टर ने दवाइयां दे दी थी और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए थे। सारे रास्ते हम दोनों पति पत्नी खामोश बैठे रहे थे। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई क्योंकि मैं तो न जाने किन सोचों में खोया हुआ था और मैं ये सोच भी रहा था कि मेरी पत्नी क्या सोच रही है। आखिर वो कुछ बोल ही नहीं रही। उसका मोबाइल उसके हाथ में था। मैंने सोचा कि मैं किसी बहाने से उसका मोबाइल उससे लेकर चेक जरूर करूंगा, इसलिए मैं उससे मोबाइल मांगने की हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। फिर हम घर पहुंचे तो वो फौरन से कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया था और आगे मैं इधर से उधर टहलने लगा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। ये नहीं था कि वो कोई सांवली रंगत वाले थे।
अच्छी खासी काली रंगत थी उनकी। मेरे दोनों बड़े बेटे तो छोटे बेटों से भी ज्यादा काले थे और कभी भी मैं उन्हें कहीं पर भी लेकर नहीं जाता था। जब से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक बनाया था तो मैंने उन्हें कहीं भी साथ ले जाने से रोक दिया था। मैंने उनसे कहा था कि वो घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करें, अकेली भी रह सकते थे। मेरे दोनों छोटे बच्चे ही माँ के बिना नहीं रह सकते थे। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इन सबको, क्योंकि मेरे दोस्त ने बहुत जिद करके कहा था कि अगर मैं अपनी फैमिली को उसकी यहाँ शादी में नहीं लेकर गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और बेड पर जा, ताकि टाइम पर मैं अपनी पत्नी को नाश्ता बनाने के लिए उठा सकूं और खुद भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और खुद बाथरूम में चला गया। फिर जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी पत्नी जल्दी जल्दी हाथ हिला रही थी। मुझे अपनी पत्नी की तकलीफ का अच्छी तरह से एहसास था। मैंने सारे बुरे ख्यालों को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं उसकी मदद करवाने लग गया। मैं सुबह की समय कभी कभी उसके काम में मदद करवा दिया करता था। मैं जानता था कि सुबह के बहुत काम, लेकिन जब मैं रात को घर आता तो वो खाना बना चुकी होती। वो अभी भी दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने उससे कहा भी था कि वो दवाइयाँ टाइम से लिया करे तो उसके दवा ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी उससे यही कहा था कि उसे कोई खास परेशानी। फिर मैंने नाश्ता किया और अपने दोनों बड़े बेटों को लेकर अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़कर बाहर आ गया। वैसे भी वो अकेली तो नहीं थी, 2 बच्चे उसके पास भी थे, लेकिन मैं तो नहीं था। मैं भी किसी तरह से उस पर नजर रखना चाहता। बच्चों को जल्द ही मैंने उनके स्कूल में छोड़ दिया था। मेरे बच्चे गाड़ी से उतरकर जाने लगे तो अचानक से मुझे मेरा वो दोस्त दिखाई दिया जिसके यहाँ कल हमें शादी में जाना था। उसने इस समय मेरे बच्चों को भी देख लिया था, जो मुझे पता था कि मैं अपनी फैमिली को जरूर लेकर आऊंगा। मैं सारा दिन ऑफिस में बिजी रहा था। शाम को जब घर वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र किया तो वो खुश हो गई थी। वो कह रही थी कि मैं भी शादी में जरूर जाना चाहती हूँ। वैसे भी मैं घर पर बैठी थी। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका था जो ऑफिस में चल रहा था, इसलिए मुझे छुट्टी भी मिल गई थी और आज शादी में भी तो जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाए। वो तो ऐसी हो गई थी जैसे उसका मूड खराब हो गया हो। जब भी मैं उससे बच्चों की रंगत का जिक्र करता था, सारी बातें सुनाने लगती थी। कहती थी कि आप कितनी अजीब सोच रखते हो। आपको अपने बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो उनके थोड़ी क्रीम लगा दिया करे, या कोई बाजार से ऐसी क्रीम लेकर आ जाए जिससे हमारे बच्चे गोरे हो जाएं। और हर बार वो इसी मामूली सी बात पर गुस्सा कर जाती थी। शादी में जाने का समय हो गया था तो मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ गाड़ी में अपने दोस्त के घर पहुंच गया था। वहां पर मेरे कॉलीग और कुछ कॉलीग्स के दोस्त भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। उनके गोरे चिट्ठे बच्चे देखकर मैं शर्मिंदगी का शिकार होने लगा था। हम सब एक ही टेबल पर बैठे हुए और जैसे ही दूसरे बच्चों के चेहरे पर लाइट पड़ती तो उनके चेहरों से रोशनियां निकलने लगती थी। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा दोस्त और उसकी पत्नी मेरे बच्चों की रंगत पर हंस रहे थे और अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दी जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे दिमाग में एक बार फिर से घंटियां बजने लगी थी कि आखिर ये ठीक ही तो कह रहे हैं। ये बच्चे हमारे लगते ही नहीं हैं। ऐसे बच्चे हमारे यहाँ कैसे हो गए? हम दोनों गोरे चिट्टे थे तो ऐसे बच्चे पैदा कैसे हो सकते हैं? ये सब कुछ कैसे हुआ? शादी का फंक्शन खत्म हुआ तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर वापस आ गया था। मेरा बिल्कुल भी अपनी पत्नी से बात करने का मूड नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सभी दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं और वैसे दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे।
शादी से वापस हुए भी हमें लगभग 10 से 12 दिन हो गए थे। मेरी पत्नी की तकलीफ में बढ़ावा होता जा रहा था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, उसके दर्द की शिकायत भी बढ़ती जा रही थी। वो दवाइयाँ भी टाइम से ले रही थी। न जाने फिर भी क्यों उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भी उसकी वजह से बहुत परेशान था। मैंने सारे ख्यालों को फिर से भुला दिया था। मैं सिर्फ अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा था। मैं हर परी लेकिन अपने दिमाग से ख्याल निकालने के बावजूद भी मुझे गलत ख्यालों का सामना करना पड़ता था। मैं सोच रहा था कि अगर इस बार बच्चा गोरा पैदा हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि सारे बच्चे मेरे ही हैं और मैं अपने दोस्तों को भी बता सकूंगा कि हर बार वो गलत थे। शायद आगे से वो मेरी मजाक भी नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर इस बार भी बच्चा काला पैदा हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास और कोई भी सॉल्व। भले ही हमारी शादी अरेंज हुई थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता था। ऐसे टाइम पर मैं उसे परेशान नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसका दिल दुखे या फिर वो। मैं डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपकी पत्नी की डिलीवरी हो जाएगी। मैं चाह रहा था कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाए ताकि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकूं। लेकिन ऑफिस से मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। बड़ी अभी 1 हफ्ता ही बचा था और मैंने अभी से ही छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी थी। मैं डर रहा था कि कहीं आखिरी टाइम पर मुझे छुट्टी ना मिली तो मैं क्या करूंगा। मेरे घर में वैसे भी अब कोई और नहीं था जो मेरी पत्नी को अस्पताल ले जा सकता। ये घर हमारा अपना था, लेकिन हमारा कारोबार तो कुछ नहीं था, बस नौकरी ही थी। लेकिन फिर भी हमारा गुजारा अच्छा चल रहा था। समय गुजरता जा रहा था। 4-5 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे और आज फ्राइडे था। मेरी पत्नी ने बहुत ज्यादा दर्द ये सुनकर तुम्हें परेशान हो गया था। मेरे चारों बच्चे घर पर ही थे। फिर मुझे अपनी पड़ोसन का ख्याल आया। वो कभी कभी हमारी कोई मदद कर दिया करती थी, हमारे घर पर आती जाती रहती थी। तो मैंने सोचा कि मैं उससे ही कह देता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए, कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। मैंने तो उनसे हफ्ते के 2 दिन की छुट्टी मांगी थी और आज तो फ्राइडे था। मेरी पत्नी को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। उसे एडमिट करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और दोनों छोटे बच्चों को पढ़ो। मेरी पड़ोसन को इस बात से कोई एतराज नहीं था। उसने तो खुशी खुशी मेरे बच्चों को अपने घर पर रोक लिया था, क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी और वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। वो बच्चों की वजह से ही हमारे घर और फिर उसके पति के साथ भी मेरी अच्छी बोलचाल थी। इसलिए ही मैं बेझिझक उनके दरवाजे पर चला गया। मेरे दोनों बड़े बेटों को मैंने समझा दिया था कि वो घर पर ही रहे और अंदर से दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर ले, क्योंकि वो भी कैसे अकेले पूरे घर को संभाल रखा था और वो हमारा ख्याल भी रखती थी। मैं वापस अस्पताल में आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अभी डिलीवरी में कुछ समय है। मुझे डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आने लगा था। पहले तो उन्होंने मेरी पत्नी और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था और सोच भी रहा था कि हमारा बच्चा कैसा होगा। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। रात को डॉक्टर ने कहा था कि आज केस नहीं होगा बल्कि कल होगा, तो मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। आज का दिन इसी तरह ऑफिस से भी मुझे कॉल आई थी। ये तो भला हुआ था मैनेजर का कि मैंने उन्हें फोन पर समझाया था कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है। मेरी पत्नी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। उसकी डिलीवरी आज ही, इसलिए मुझे आज ही छुट्टी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो मेरी छुट्टी करने पर गुस्सा नहीं कर रहे थे। सारी रात में इसी बेंच पर बैठा रहा था। मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई थी और वैसे भी अस्पताल में हर तरफ रोशनी जल रहा। लेकिन 12 बजे के बाद अभी भी उन्होंने डिलीवरी में देर करने का कहा था।
मैंने सोचा कि जब इतना ही टाइम गुजर गया तो 4-5 घंटे भी गुजर जाएंगे। और फिर वो समय भी आ गया जब नर्स ने मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी के डिलीवरी का। तो मैं प्रार्थना करने लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। फिर आधे घंटे के अंदर नर्स ने मुझे आकर खुश खबरें दी थी कि आपकी पत्नी ने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया है, और वो भी नॉर्मल तरीके से। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए बेसब्र हो रहा था। वैसे भी मुझे बेटी ही चाहिए थी। मैं ये सोच भी नहीं रहा था कि इस बार मेरी बेटी का रंग मेरे पहले बच्चों के जैसा होगा। जब मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए बाहर गया तो वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी बेटी के चेहरे पर कपड़ा पड़ा था, और फिर मैं अपनी बेटी के पास पहुंच गया था। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिमाग घूम सा गया, क्योंकि उसका रंग भी बहुत ज्यादा काला था, जैसे मेरे पहले बाकी के बच्चे थे। वो बिल्कुल उनकी तरह ही थी। मेरी पत्नी में अपने चेहरे पर दिखावे की मुस्कुराहट भी नहीं सजा सकता था। मैं तो पूरी तरह से दंगी रह गया था और एक गहरे शौक में चला गया था। मैं अपनी बेटी को घूरते हुए देख रहा था। तभी मेरी पत्नी ने कहा, केशव, क्या हुआ है आपको? कि क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने जब ये बात कही तो मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की एक्टिंग करने लगा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं अपनी पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि शाम को मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छुट्टी दे दी जाएगी। और फिर शाम भी बड़ी ही जल्दी आ गए। हम घर पर आ गए। सबसे पहले मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को पड़ोसन के घर से बुला लिया और फिर घर आ गया। डॉक 4-5 दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मैं खोया खोया से रहता था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता था। मेरी पत्नी भी मेरी ये उदासी नोटिस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। 1 हफ्ता इसी तरह से गुजर गया था। मैंने 1 हफ्ते के लिए नौकरानी रख ली थी और अब 1 हफ्ता भी हो चुका था। मेरी पत्नी बिस्तर से उठी तो मैंने नौकरानी को छुट्टी दे दी। संडे का दिन था। मैं आज ऑफिस नहीं गया। मेरी पत्नी और मैं कमरे में बैठे हुए थे। मेरे दोनों बड़े बेटे बाहर खेल रहे थे और तीनों छोटे बच्चे कमरे में ही मौजूद थे। अब हमारे पास 5 बच्चे हो गए थे और वो सभी काली रंगत वाले ही थे। मैंने सोच लिया था कि मैं बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और पता करूंगा कि ये बच्चे मेरे हैं भी या नहीं, क्योंकि मुझे शक था कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। मुझे अभी तक याद थी, भला मैं इस बात को कैसे अपने दा। मैंने हिम्मत करके अपनी पत्नी से बात की। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने जब ये बात कही तो सुमित्रा मुझे सवाल करती हुई नजरों से देखने लगी। वो अलमारी से कपड़े निकालकर फोल्ड कर रही थी। मैंने कहे उसने कहा, केशव, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो परवाले की मर्जी के काम है। बच्चों का रंग जैसा भी हो, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। वो ये बात बोल रही थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो घबरा गई है। मुझ में जो बैठ पर बैठा उससे सब्र से बात कर रहा था, एकदम से गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैंने आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आपके नहीं हैं? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? वो गम और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ बोली थी, तो मुझे भी उस पर गुस्सा आ गया। तभी अचानक मुझे वो मोबाइल वाली बात याद आई। मुझे उसका सही सही जवाब देना। उस दिन जब तुमने गेट नहीं खोला था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैं जानता था कि उस दिन तुम मोबाइल पर बात कर रही थी।
और तुमने मेरी बात सुनकर तो जैसे उसे चुप सी लग गई थी। वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और उसके खामोशी मुझे अंदर से काट रही थी। मैंने कहा, बस अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं बच्चों के डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। इसके तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बोली, केशव, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने सारे बच्चों को मार दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया था और मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर आधे घंटे के बाद वापस आ गया। मेरी पत्नी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। मेरे 2 बच्चे खेल में बिजी थे और तीनों छोटे बच्चों का तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे देखकर वो भागकर, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मेरी पत्नी अपनी बात कह रही थी और मेरा दिमाग फट रहा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर आज ही डीएनए टेस्ट जरूर होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैंने इतना कहा और मैं दूसरे कमरे में चला गया। वो रोते हुए कह रही थी। मैंने भी उसे 2 टोक अंदाज में कह दिया कि अगर आज डीएनए टेस्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अभी के अभी डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स वाली बात पर वो भी खामोश हो गई और फिर उसने मेरे कहने पर, बच्चा मैं समझ गया था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और मुझे हैरानी तो इस बात पर हो रही थी कि वो कैसे मेरे साथ आ गई। बहुत जल्द ही हम अस्पताल पहुंच गए। सारे बच्चों के टेस्ट करवा दिए गए, लेकिन रिपोर्ट के लिए हमें अभी 1-2 घंटे रिपोर्ट में यही आया था कि वो सारे के सारे बच्चे मेरे ही हैं। मेरी पत्नी भीगी हुई नजरों से मुझे देखते हुए कह रही थी कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अब तो विश्वास आ गया होगा कि ये बच्चे आपके ही हैं। डीएनए टेस्ट की बात पर कि आखिर ये क्या माजरा है, वो बेचारी इसलिए ही रो रही थी क्योंकि मैंने उस पर इल्जाम लगाया और मैं समझ रहा था कि वो गलत है, इसीलिए ही वो मुझे रोक रही है। ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था मैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी पत्नी एम, आज से 15 साल पहले की बात है, जब मेरा रंग बहुत ज्यादा काला हुआ करता था। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। मेरी सारी फ्रेंड्स गोरी थी और फिर मैंने अपना इलाज करवाया था। मैंने अपना ऐसा इलाज करवाया जिसकी वजह से मैं गोरी चिट्टी लगने लगा। सुमित्रा की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि मैंने किस तरह से अपनी पत्नी पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मैंने रोते हुए सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मैं दोबारा से मोबाइल वाली बात कही थी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ये शक भी मैं दूर कर देती हूँ। दरअसल मैं अपने भैया से बात कर रही थी। याद कीजिए, आपने मुझे मना किया था कि मैं अपने भैया से बात ना किया करूं, इसलिए मैं आपसे छुप छुप कर बात कर रही थी और मैं तो शर्मिंदगी में डूबता ही जा रहा था। फिर मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। मैं उन सबको लेकर घर पहुंच गया था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज नहीं थी, लेकिन मैं खुद ही शर्मिंदा हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा सो ज्यादा प्यारे थे। बस लोगों की बातें ही मेरा दिल जला देती थी और सबसे बढ़कर मेरे अपने दिमाग का गलत फितूर मुझे गलत सोच पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी। मैं बेफिक्र हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। हमेशा शक को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल में पड़े हुए शक की बुनियाद से घर बर्बाद हो जाते हैं और साथ ही जिंदगी भी। इसलिए दिल में शक पालने से पहले शक की वजह पता कर लेनी बहुत जरूरी है। सिर्फ शक के बिना पर दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले